चूक कर रहे हैं, कहां हमारी मजबूती है, किस तरह से हम जिए, किस तरह से जीवन शैली होना चाहिए, कोरोना को लेकर कहां तक हमारी रिसर्च पहुंची और क्या कुछ दवाइयों का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शुभांग जी, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है शुभांग जी। शुभांग जी, सबसे पहला सवाल जो लोगों के जहन में आ रहा है कि कोरोना को लेकर अभी तक हम क्या जान पाए हैं। देखिए, कोरोना को लेके काफी जानकारी अब तो सामने आ गई है। जहां ये अक्टूबर नवंबर में वुहान के शहर, चाइना के शहर वुहान से शुरू हुआ। अब यहाँ तक तो साइंटिस्ट मान रहे हैं ये एक तरह का बायो वेपन है जिसे आर्टिफिशियली वहां की लेबोरेटरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वुहान में तैयार किया गया। अब ये जानबूझ के लीक हुआ या एक्सीडेंटली लीक हुआ, परंतु इसके लीक होने से एक बहुत बड़ी आपदा पूरे विश्व में आ गई है। जहां लाखों लोग ऑलरेडी इससे संक्रमित हैं, इस वायरस से ग्रस्त हैं, वहां कई लोगों की जान भी विश्व के हर कोने में जा चुकी है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी ये स्थिति अब जो है दिनों दिन जो है एक चिंताजनक बनती जा रही है। जहां केसेस जो है करीब 25,000 का जो आंकड़ा है उसे पार करके 30,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। वहां मृत्यु दर में भी जो है देख के एक चिंता बढ़ जाती है लोगों की, और लोग अब थोड़ा सा घबराने लगे हैं घर में बैठे हुए कि ये लॉकडाउन अब कब खुलेगा और क्या इसकी कोई वैक्सीन बन पाएगी, क्या कोई दवाई कारगर होगी। तो उसी पे आज मैं जो हूँ कुछ चर्चा करूंगा कि कई जगह पर ह्यूमन ट्रायल्स इस वैक्सीन के आरंभ हो गए हैं। अच्छा। और उसके अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं, तो लोगों के लिए खुशखबरी की बात है। नहीं, एक चीज और है डॉक्टर साहब, एक चीज और है कि बाकी और दवाइयां भी इस पर असर कर रही हैं, तो ऐसा नहीं कि जो वैक्सीन बनाई जाएगी कि वो भी असर करे। अब ये बात अलग है कि कितने फीसदी वो ठीक करती है, क्योंकि बाकी दवाइयों से भी ठीक हो रहे हैं। जी देखिए, क्या है जो इस बीमारी में ये देखा गया वर्ल्ड वाइड 80% से ज्यादा लोग स्वयं से ठीक हो जाते हैं। ये एक वायरल बुखार की तरह होता है जिसमें उन्हें माइल्ड फ्लू होता है और वो अपने आप घर में ट्रीटमेंट लेने से स्वयं से ठीक हो जाते हैं। पर जो 15 से 20% होते हैं उनको अस्पताल में जाके डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता होती है। अब उनमें से कुछ हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, कुछ हैं जिन्हें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है जो 1-2%, 5% से भी कम होते हैं, या आईसीयू केयर की जरूरत पड़ती है। अब भारत में जो हमने स्थिति देखी, हमारे पास डिफरेंट पैटर्न आए। वर्ल्ड वाइड भी आप देखेंगे कहीं निमोनिया ज्यादा हो रहा है, कहीं पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहे हैं, कई पेशेंट को पैरों में कच्चे जम जाना, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म जिसे बोलते हैं वो हो रहे हैं। कई पेशेंट को लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट यानी दुर्गंध सुगंध ना आना, स्वाद ना पता चलना, आंखों में ब्लीडिंग होना, सब कंजक्टिवल हेमरेज। नई जगह देखा गया यूके में कि हाथों पे कुछ लाल दाने से आ जाना, वेसाइकल से बन जाना, पैरों पे जो टो है वो काली पड़ जाना या सुन्न पड़ जाना। ऐसे नए नए तरह के इसके सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे हैं जो विश्व के हर देश में डिफरेंट तरह से ये जो है मैनिफेस्ट कर रहा है। हाँ, वैक्सीन कारगर हो रही हैं। भारत में भी पीजीआई में इसके ह्यूमन ट्रायल्स पे जोर दिया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड ने ऑलरेडी मानव पर इसका ट्रायल जो है शुरू कर दिया है, क्योंकि वैक्सीन की रिसर्च में हम लोगों को देखना पड़ता है कि कहीं इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट तो नहीं। तो उसी पे जो है पूरा डिस्कशन साइंटिफिक कम्युनिटी का चल रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयां जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन या और एंटी HIV ड्रग, ये सब भी कारगर होती सामने नजर आ रही हैं कुछ पेशेंट्स में, 100% नहीं। कुछ पेशेंट्स में भारत में देखा गया प्लाज्मा थेरेपी का ट्रीटमेंट देने से उनकी रिकवरी अच्छी हुई। तो उस पर भी जोर दिया जा रहा है कि चारों तरफ कोशिश की जा सके कि एक तरह से वैक्सीन भी डेवलप हो जाए, दवाइयों का प्रयोग भी हो और प्लाज्मा थेरेपी से भी ज्यादा से ज्यादा क्रिटिकल मरीजों को हम जो है रिकवर करा सकें। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब, अगर अभी तक का हम देखें तो कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, विश्व को इसने ले लिया अपनी चपेट में, लेकिन मरीजों की तादाद बढ़ रही है। तो क्या हम इसको रोकने में, इसकी चैन को तोड़ने में अभी तक नाकाम हुए हैं विश्व भर में? विश्व भर की बात करेंगे तो देखिए कहीं ना कहीं हम नाकाम हुए, कुछ ना कुछ गलतियां सभी से हुई। इस तरह के प्रश्न विश्व स्वास्थ्य संगठन पर भी उठाए गए और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे उठाए गए कि इस वायरस के इफेक्ट को इतना सीरियसली, इतना चिंताजनक क्यों नहीं लिया गया, उसी समय हाई अलर्ट क्यों नहीं किया गया।
परंतु इसमें कहीं ना कहीं गलती चाइना की है। चाइना ने केसेस को छुपाया, चाइना ने समय पर केसेस को नहीं बताया। कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आई कि सितंबर में ही वहां जो है सर्द के पॉजिटिव पेशेंट आने लगे थे, और चाइना ने वर्ल्ड को बताते बताते दिसंबर कर दिया, 3 महीने की देरी कर दी। तब तक इस वायरस को फैलने दिया गया, पनपने दिया गया। उसी दौरान जो चाइनीज न्यू ईयर था, वहां का नव वर्ष था, उस दौरान बहुत से चाइनीज पूरे विश्व की यात्रा करके आए। वहां से वो सारे मास्क खरीद लाए, सैनिटाइजर खरीद लाए, सारी दवाइयां खरीद लाए, और तो और वहां जाके वो इन्फेक्शन फैला भी आए। लोगों ने उस समय इसे लाइटली लिया, लोगों को लगा ये नॉर्मल फ्लू टाइप वायरस है, मार्स या सार्स के जो इन्फेक्शन होते थे उस तरह का ये इन्फेक्शन है, एक माइल्ड निमोनिया होगा और हम वैक्सीन बना लेंगे और ठीक हो जाएंगे। और उस तरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी अलर्ट नहीं थी, क्योंकि किसी ने ये समझा नहीं था ये एक तरह का बायो वेपन है जो कि लैब में तैयार किया गया है। लेकिन तो अब शुभांग, चिंताजनक है। शुभांग जी, क्या लग रहा, क्या अमेरिका, स्पेन या इटली, ये लोग बहुत हल्के में इस वायरस को ले रहे थे? वो सोच रहे थे कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं उसके जरिए ये हल्का फुल्का बुखार है इसको हम ठीक कर लेंगे, या हल्की फुल्की ये डिसीज है? देखिए क्या हुआ है, ये जो वायरस है एनकोविड, नोवल कोरोना वायरस, ये एक परिवार से आता है जिस परिवार में सार्स और मर्स वायरस भी हैं। ये कोरोना परिवार, कोरोना वीडू फैमिली के 3 वायरस हैं। उनसे हम लोग ऑलरेडी लड़ चुके हैं पहले, तो विश्व को पता था उनसे कैसे लड़ा जा सकता है। इबोला से भी लड़े हैं और तरह की वायरल डिजीज से लड़े हैं। भारत की बात करें तो डेंगू से हम हर बार लड़ते हैं, तो हमें लगा ये इसी तरह का कोई वायरल बुखार है, कोई वायरल इन्फेक्शन है और इससे लड़ पाएंगे। पर जब देखा ये वायरस इतनी जल्दी म्यूटेट कर जाता है, इसके डिफरेंट स्ट्रेन्स अवेलेबल हैं, एक बार यदि हो जाए तो इलाज कंप्लीट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसी को पकड़ पाना अपने आप में एक चुनौती है, क्योंकि 80% लोगों में सिर्फ माइल्ड सिम्टम होते हैं। आप, हम जैसे लोग जिनको हल्का सा अगर गला खराब या हल्की सी छींक आ जाती है, हो सकता है कि हम इसके कैरियर हों। पर उसी चीज को लेते हुए शायद वर्ल्ड उतना अलर्ट नहीं रहा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने एक हाई अलर्ट की स्थिति जो बनानी थी विश्व में, उससे वो कहीं ना कहीं चूक गई। और आज आप देख रहे हैं कि अमेरिका जैसा विश्व का सबसे ताकतवर देश, यूनाइटेड किंगडम जैसा विश्व का सबसे ताकतवर देश आज इसकी चपेट में है। वहां के कई वीआईपी, वहां के मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तक इसकी चपेट में है और पूरा विश्व भयभीत है। एक डरने की स्थिति वहां बन गई है कि कैसे इस बीमारी को रोका जाए और वापस से इकोनॉमी को स्टार्ट किया जाए। तो कहीं ना कहीं लेकिन जिस तरह से हुई है डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये बढ़ रहा है लगातार, और वैक्सीन अगर इसकी जल्दी नहीं आती है तो क्या लग रहा है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकते हैं, ये और भी ज़्यादा बढ़ सकता है? क्या तजुर्बा आपका कह रहा है अभी तक के हालातों को देखकर? हमें 3 एस्पेक्ट्स पे आपके इस प्रश्न की चर्चा करनी पड़ेगी। एक है मेडिकल एस्पेक्ट। मैंने बताया अगर 100 लोग बीमार होंगे उसमें से 80 तो ठीक हो जाएंगे, और जो 20 लोग जिनको अस्पताल की जरूरत पड़ेगी, ऐसी स्थिति में हमारे पास अस्पतालों की कमी पड़ सकती है, वेंटिलेटर की कमी, आईसीयू की कमी, डॉक्टर्स की कमी हो सकती है। उसको लेके भारत में तो जो योजना बनाई गई वो कारगर साबित होती है, क्योंकि भारत में अभी वो उतनी ज्यादा खराब स्थिति नहीं देखने को मिली। दूसरा है सोशल एस्पेक्ट। लोग इतनी सोशल डिस्टेंसिंग घर पे कर रहे हैं परंतु सोसाइटी से कट ऑफ हो गए हैं। कई जगह डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देखने को मिल रहे हैं। लोग घर में रह के परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, कई लोग एब्यूजिव हो जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ का लड़ाई, बच्चों के साथ मिसबिहेव, चाइल्ड अब्यूज की इंसिडेंसेस ये सामने आने लगे हैं। और तीसरी चीज है इकोनॉमिक एस्पेक्ट। कहीं ऐसा ना हो जाए भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जो विकासशील देश हैं, इन देशों में भुखमरी से लोग ज्यादा मर जाएं, लॉकडाउन से लोग ज्यादा मर जाएं बीमारी से, तो वो भी हमारे लिए एक बड़ा लॉस होगा। इसीलिए अगर देश, इसीलिए सरकार के सामने 2 चीजें खड़ी हैं। एक तो सामने बीमारी है और दूसरी भुखमरी है, और दोनों से हमें बचाना है। तो इसलिए सरकार थोड़ा ढील देने की कोशिश कर रही है। जो ग्रामीण इलाके वहाँ पर उन्होंने कहा, या छोटे कस्बे हैं, कि आप लोग दुकानें खोल सकते हैं अगर कोरोना से वो प्रभावित इलाके नहीं है। लेकिन एक सवाल ये है कि अभी तक जो लॉकडाउन सरकार ने लगाया भारत में, उसको आपने देखा, उसके आधार पर हम बहुत काबू में कर तो पाए लेकिन फैलाव के इसको रोक नहीं पाए। लेकिन अगर क्या सरकार इसको और ढील देती हैं तो क्या हम और भी संकट में पड़ सकते हैं? बिल्कुल हम संकट में पड़ सकते हैं। अगर आप विश्व स्तर के वैज्ञानिकों की बात करें
तो उनकी सारी थ्योरी फेल हो गई भारत को लेके। बहुत सारी रिसर्च जो है विश्व की बेस्ट यूनिवर्सिटी से, वहां के बेस्ट एपिडेमोलॉजिस्ट से आई कि भारत के अंदर करोड़ों लोग इससे संक्रमित हो जाएंगे और विश्व में सबसे ज्यादा खतरा भारत को होगा, परंतु ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी केंद्र सरकार पूरी तरह से नहीं टला, लेकिन अभी पूरी तरह से टला है जी, क्योंकि इसके 3 एस्पेक्ट हैं हमारे पास। एक है नॉलेज, दूसरा है एटीट्यूड और प्रैक्टिस। सरकार कहीं ना कहीं जागरूकता बढ़ा सकती है, पर लोगों को अपने एटीट्यूड में चेंज खुद लाना पड़ेगा ताकि इसकी प्रैक्टिस में जाएं। देखिए, ये हमें समझना पड़ेगा कि ये अभी एकदम से मिटने वाला नहीं है, आपको इसके साथ जीना शुरू करना पड़ेगा। आपको मास्क को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बनाना पड़ेगा। आपको हैंड वॉशिंग को एक रूटीन बनाना पड़ेगा, जैसे नहाते हैं, धोते हैं, भोजन करते हैं, सोते हैं, ऐसे हैंड हाइजीन भी करनी पड़ेगी। साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी और एक करनी पड़ेगी, शायद कुछ हफ्ते, शायद कुछ महीने, या हो सकता है ये पूरा साल एक सक्सेसफुल वैक्सीन आने में लग जाए। और जरूरी नहीं है, यानी कि देखिए, आपकी भी डॉक्टरों से बात होती होगी लगातार, अपने जमात के लोगों से, मेरी भी लगातार डॉक्टरों से बात हर रोज हो जाती है। तो ऐसे में क्या हमें बहुत लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहने की जरूरत है? एक डॉक्टर के तहत आप ये सलाह दे रहे हैं हमें? बिल्कुल, देखिए बहुत लंबी लड़ाई शुरू हो चुकी है। ये एक तरह का वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है। अब आप खुद ही देखें, घर में बंद लोगों की डायबिटीज, उनका ब्लड प्रेशर, उनकी हार्ट की डिजीज, उनकी साइकेट्रिक डिजीज बढ़ने लगेगी। घर पे कितनी देर आप स्कूल के बच्चों को रोक पाएंगे? हालांकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, पर 100% बच्चों की नहीं चल रही है। ये जो व्यक्ति रोज की रोजी रोटी कमाता था, जो मिडिल क्लास है, आज आप देखेंगे जो गरीब लोग हैं उनके लिए भारत सरकार ने राशन की सुविधा कर दी, लोग भी बाहर आके खाना बांटने का काम कर रहे हैं। और जो बहुत रिच क्लास है, जो ऑलरेडी बहुत वेल्दी हैं, उनके पास सब कुछ है। और जो मिडिल क्लास है, जो भारत की सबसे बड़ी आबादी, मिडिल क्लास की आबादी है, वो क्या करे? जो आप हम जैसे लोग जो रोज की नौकरी करते हैं, वो क्या करें? क्योंकि धीरे धीरे जो आपके संसाधन है, खाने का स्टॉक आपका कम हो रहा है, आपके बैंक में जो सेविंग्स थी वो आपकी खर्च हो रही है। आप 1 महीना का खींच पाएंगे, 2 महीना खींच पाएंगे, पर यदि अगर आप अपनी जॉब पे लंबे समय तक नहीं जा पाए तो मुश्किल हो जाएगी। कई सेक्टर्स में देखा जा रहा है कि एम्प्लॉइज की सैलरीज को कट किया जा रहा है। अब उनकी सैलरीज वैसे ही बहुत कम सैलरीज थी, उस पर बहुत जिम्मेदारियां थी, अब उसे आप कट कर लेंगे। रोजगार का कोई नया साधन नहीं है, हर चीज बाजार में महंगी मिल रही है, तो इंसान पे दोहरी मार पड़ रही है। एक इकोनॉमिक क्राइसिस, दूसरा उस पर मेंटल प्रेशर, उससे निकल पाना उसके लिए कहीं ना कहीं उसको मुश्किल लगता है। तो ऐसे में सरकार को, डॉक्टर साहब, ऐसे में हमारे पास 2 राहें हैं, या तो हम लॉकडाउन का घर पे रह के पालन करें या लॉकडाउन का पालन करते हुए काम करें। तो हमें, जैसे आपने कहा कि बहुत लंबी लड़ाई चलेगी, बहुत लंबे वक्त के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एक तरफ आर्थिक व्यवस्था हमारी खराब भी ना हो और हम लोग भूख से भी ना मरे, काम भी हमें मिलता रहे, काम भी करते रहे। तो इसके लिए हमें एक आदत डालना होगी इन सारी चीजों के लिए, और काम भी करना होगा और इससे बचाव भी रखना होगा। देखिए, जब कोई युद्ध होता है तो वहां क्या होता है, दिनों दिन की स्थिति चेंज होती रहती है। हम कोई एक स्ट्रेटेजी बना लें कि हम एक तरफ से युद्ध करेंगे, सिर्फ टैंक से करेंगे, या सिर्फ बदलना पड़ेगी हमें। जी, तो उसी तरह से हमें स्ट्रेटेजी बदलनी है। वक्त जो हॉट जोन है वहां पर ज्यादा स्ट्रिक्टनेस की जरूरत है, जो ग्रीन जोन है वहां ठीक है आप काम करें, पर वहां भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग, हैंड हाइजीन करनी पड़ेगी। वहां भी बेफिक्र होकर आप नहीं घूम सकते। कुछ छोटे छोटे देशों की मैं बात करना चाहूंगा। वियतनाम, इतना अच्छा कंट्रोल कर लिया उन्होंने, किस तरह से कर लिया? चाइना के इतना पास होते हुए भी उन्होंने कर लिया, क्योंकि उन्होंने बहुत ही स्ट्रिंजेंट, बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई। आपने बोला, मैं कई अपने मित्रों से बात कर रहा हूं जो यूएस की प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर डॉक्टर हैं या रिसर्चर हैं, इंग्लैंड में खुद रहकर आया हूं, वहां के डॉक्टर से चर्चा कर रहा हूं, तो उनका ये कहना है कि भारत में स्थिति आज भी अच्छी है। जो अटकलें लगाई जा रही थी कि करोड़ों लोगों को हो जाएगा और लाखों लोगों की डेथ हो जाएगी, अभी तक वो थ्योरी तो फेल हो गई, पर अब लोगों को इससे उत्साहित भी होना है और एक जिम्मेदारी और संभालनी है कि अब स्थिति ना बिगड़े। पहले जहां 3 केस थे तो इतना बड़ा लॉकडाउन, आज जहां 30,000 केस हैं, तो कहीं हम उस लॉकडाउन को जल्दी ओवर करके कहीं मुसीबत को तो नहीं बुला रहे, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि वो केसेस इतने बढ़ जाएंगे और फिर उनको संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो ग्रीन जोन है वहां भी लोगों को
पालन करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ ये त्योहार का समय है, रमजान का समय है, बड़ा पवित्र समय है, लोगों को जरूरत के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है, पर उसमें ध्यान रखें कि मास्क का प्रयोग करें, हैंड हाइजीन जो भी मेजर्स हैं उनको लें। और ठीक है, मैं नहीं कहता पूरे दिन आप समाचार सुने, परंतु थोड़ा बहुत न्यूज पे अपने को अपडेट रखें ताकि आपको स्थिति पता हो। आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करें ताकि आपको पता हो कि आप लाइट रिस्क में हैं या मॉडरेट रिस्क में हैं या सीवियर रिस्क में हैं, आपके आसपास कहीं कोई केस तो नहीं है, कहीं आप किसी केस के संपर्क में तो नहीं आए। तो हाई अलर्ट का समय है, एकदम युद्ध जैसी स्थिति में कमर पेटी अपनी बांध के तैयार है। सरकार का, इसीलिए जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, इसीलिए हम भी लगातार कह रहे हैं कि टीवी 100 को आप देखते रहिएगा। लगातार हम डॉक्टरों के जरिए आप लोगों को जानकारी पहुंचा रहे हैं ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो सतर्क रहें और इन चीज़ों से बच सकें। डॉक्टर साहब, एक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बात कही कि अभी भयावह स्थिति आई नहीं है, आने वाली है, बहुत बुरे हालात भी हमारे सामने आ सकते हैं। ये किस तरफ इशारा है? वही मैंने बताया, देखिए हर तरफ, एक तो मेडिकल, अगर ये केस बढ़ गए तो आप इतने हजारों लोगों को कितने अस्पतालों में डालेंगे, उनको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स कहां से लाएंगे, नर्सेज कहां से लाएंगे, हेल्थ केयर वर्कर कहां से लाएंगे, कहां से वेंटिलेटर, कहां से दवाइयां लाएंगे, वो एक बहुत बड़ी इसीलिए डॉक्टर, क्या इसीलिए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उनका ध्यान जिन देशों पर ज्यादा जनसंख्या है उस पर ज्यादा है, जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, जहां पर ज्यादा जनसंख्या है, कि वो लोग वहां पर स्थिति कंट्रोल में रहे। वहां पर अगर हालात खराब हो गए तो बड़ी दिक्कत विश्व भर को हो सकती है। बिल्कुल, देखिए भारत जो है ना बहुत सेंसिटिव डेमोक्रेसी है और सभी देशों में डेमोक्रेसी है या जिस भी तरह का सिस्टम है, भारत की बात करें यहाँ लोग सेंसिटिव हैं, रिलीजियस ज्यादा हैं, स्पिरिचुअल ज्यादा हैं और कहीं ना कहीं किसी छोटी छोटी चीज से एक दूसरे को आहत कर लेते हैं, तो एक कम्युनिटी डिस्टर्बेंस का खतरा भी बना रहता है। अब देखिए जो जमात वाला केस हुआ उसके बाद एक विशेष समुदाय को टारगेट करने का जो कोशिश कुछ लोगों ने करी वो भी गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लोगों में ज्यादा जागरूकता बढ़ानी चाहिए। प्रेम का समय है, ये करुणा का समय है, लोगों को अवेयर करें, जागरूक करें, उनकी केयर करें। अब जिन लोगों का पॉजिटिव आया था, आप उन लोगों को कई जगह आपने देखा होगा न्यूज चैनल्स पे कि उनको मारा जा रहा था, उनसे मिसबिहेव हो रहा था, अस्पताल में भी उनके साथ जो है दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आई, वो गलत था। क्योंकि आज जिन लोगों को कोरोना हुआ था वो आपके लिए अमृत का काम करेंगे, क्योंकि उनका प्लाज्मा आप इस्तेमाल करके और पेशेंट्स को दे सकते हैं। तो जिसको भी अगर आपकी सोसाइटी में कोरोना हुआ है तो उसको आप अपने लिए खतरा ना समझें, प्रिकॉशंस लें। कल को वही व्यक्ति आपके परिवार की, आपके समाज के हजारों लोगों की जान तो बचा ही सकता है, कम से कम 3 की जान तो बचा ही सकता है अगर उसने अपना प्लाज्मा डोनेट किया। प्लाज्मा की आप बात कर रहे हैं, प्लाज्मा थेरेपी कितनी कामयाब लग रही है आपको? अभी तक तो देखिए जो भारत में रिजल्ट आए बहुत अच्छे हैं, जितने भी क्रिटिकल पेशेंट्स थे उनमें ये यूज किया गया। केरल में भी यूज हुआ, दिल्ली के भी अस्पतालों में यूज हुआ, सरकार भी कई अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजेस में यूज कर रही है और इसके अच्छे इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। खासकर जो व्यक्ति मृत्यु शैया पे है, क्रिटिकल स्टेज पे है, उसको अगर ये प्लाज्मा मिल जा रहा है यानी एंटीबॉडीज, इस प्लाज्मा में इस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज होती हैं जो इस वायरस को एक्टिव नहीं होने देती और फैलने नहीं देती, बीमारी बढ़ने नहीं देती, तो वो व्यक्ति की जान बच जाती है। तो एक तरह से हम ये समझेंगे ये एक अमृत है, एक एलिक्सर है। इसको क्या भारत ही इस्तेमाल कर रहा है डॉक्टर साहब, या और देश भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर सिर्फ भारत ने ये प्रयोग किया तो ये भारत के लिए एक बहुत ज्यादा सकारात्मक विषय में हो सकता है कि हमने एक नई खोज की, हमने एक नया रास्ता अख्तियार किया। देखिए ये तो नहीं कह पाएंगे कि भारत की ये नई खोज है, क्योंकि विश्व भर में प्लाज्मा का इस्तेमाल हो रहा है। प्लाज्मा का इस्तेमाल मैंने आपको बताया, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स का इस्तेमाल, एंटी मलेरिया ड्रग्स का इस्तेमाल, एंटी HIV ड्रग्स का इस्तेमाल और कई तरह की एंटीबायोटिक, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह जिनकी बात करें, इनका इस्तेमाल विश्व भर में हो रहा है। और सभी साइंटिस्ट, सभी डॉक्टर्स WHO के साथ या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपनी रिसर्च को साझा कर रहे हैं और लोगों तक ये जानकारी जा रही है कि क्या क्या दवाइयां कारगर है, किन पेशेंट में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, किस कैटेगरी के पेशेंट्स को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तो वो नॉलेज का एक्सचेंज बहुत अच्छा हो रहा है और लोग बहुत अपडेटेड हैं। अगर हम भारत के डॉक्टर्स की बात करें तो पूरे विश्व भर में यदि किसी एक देश से सबसे ज्यादा डॉक्टर, नर्सेज
और हेल्थ केयर वर्कर आते हैं तो वो भारत से आते हैं। तो भारत की हेल्थ केयर फोर्स की प्रशंसा, उनकी तारीफ पूरे विश्व भर में हो रही है, क्योंकि वो क्लिनिकली बहुत अच्छे माने गए हैं, हार्ड वर्किंग हैं, और उनका कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं उनका आउटपुट इस आपदा के समय बड़ा सकारात्मक रहा है। उन्होंने करुणा से कोरोना को हराने की जो ये जंग शुरू करी है वो विश्व के लिए एक उदाहरण है। और भारतीय मीडिया को बहुत ज्यादा साधुवाद देना चाहेंगे। अगर आप विश्व का मीडिया देखें तो इस समय वो कहीं ना कहीं सरकारों की टांग खींचने का काम कर रहा है, उनके ऊपर लांछन लगाने का काम कर रहा है। वहीं भारतीय मीडिया सकारात्मकता फैला रहा है, जागरूकता फैला रहा है, जो अपने आप में काबिले तारीफ है। आज मीडिया को हमें बताना पड़ेगा कि मीडिया ने इतना अच्छा काम किया है कि कहीं भी पैनिक की स्थिति नहीं हुई। डॉक्टर साहब, ये मीडिया की जिम्मेदारी है, चौथा स्तंभ है भारत में इसी संविधान का, इसीलिए हम लोग जो है बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल मेरा यह है कि भारत में जो इलाज हो रहा है कोरोना वायरस को लेकर, जो टेस्ट हो रहे हैं, आपको एक डॉक्टर के नाते लग रहा है कि यहाँ पर हम कमी कर रहे हैं? अगर मेरे हाथ में व्यवस्था होती तो मैं यहाँ पर ये सुधार करता। आपको कहीं लग रहा है ऐसा? अगर है तो सुझाव दीजिए आप। देखिए, मैं सुझाव की अगर बात करूं तो मैंने भी प्रधानमंत्री कार्यालय और टेक्निकल कमेटी में एज अ कॉमन डॉक्टर होते हुए कुछ अपने सजेशंस दिए और उनको वहां से एक्सेप्ट भी किया गया। बकायदा मेरे पास जो है मिनिस्ट्री से एक मेल भी आई कि वी हैव इंक्लूडेड योर सजेशंस एंड वी हैव रिकमेंडेड दिस टू द टेक्निकल कमेटी। विश्व स्वास्थ्य संगठन में भी हमने अपने सुझाव दिए। तो गवर्नमेंट मुझे सेंसिटिव दिख रही है इस मुद्दे पे, सुझाव हर कोने से लिए जा रहे हैं। हाँ, मेरे हाथ में होता तो मैं ये जरूर करता कि कहीं पर भी कोई भी हेल्थ केयर वर्कर्स पे अटैक, प्रशासन के अधिकारियों पर अटैक, वो मैं नहीं होने देता। लोगों में एक पॉजिटिविटी, जुड़ाव का एक जो है संचार हो, कहीं ना कहीं राजनीति इनकी छोटी, इस बीमारी को लेके कहीं भी छोटी राजनीति ना हो, उसको सुधारने का मैं जरूर काम करता। और जहां तक हम देख रहे हैं टेस्टिंग, हम सफिशिएंट कर रहे हैं या नहीं, ये हर दिन की अलग स्ट्रेटेजी है। पहले अगर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात करें, जो देश के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिकों को और चिकित्सकों को मिला के बनी हुई है, जिसकी तारीफ खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन करता है, उसने अपनी स्ट्रेटेजी को बदला। पहले सिर्फ सिम्टोमेटिक केसेस जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी उनकी टेस्टिंग हो रही थी, अब एसिम्टोमेटिक की भी हो रही है, हेल्थ केयर वर्कर्स की भी हो रही है, प्राइवेट लैब भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। गवर्नमेंट का जहां सिर्फ एक सेंटर था, एक लैब थी, आज इतनी सारी लैब खुल गई हैं पूरे देश में कि हर जगह पर ये टेस्टिंग उपलब्ध है। भारत वो उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां इस वायरस के स्ट्रक्चर पे स्टडी करी गई। बड़ी जल्दी उस स्ट्रक्चर को लेकर हमारे वैज्ञानिक काम लेकर बाहर आ गए। भारत में बड़ी सस्ती पीपीई किट का डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी अपने आप में तारीफ है। और देखिए, सबसे बड़ा व्यक्ति वो होता है जो अपनी मुसीबत में भी दूसरों की मदद करे। भारत में ना तो खुद अपने लोग पेशेंट को तो ट्रीट ही किया, परंतु विश्व को दवाइयां देके एक बहुत अच्छा उदाहरण। बिल्कुल, ये जब महामारी का वक्त आता है तो फिर हम वैसे ही कहते हैं कि पूरा विश्व जो है वो हमारा परिवार है, और परिवार में जहां भी दिक्कत होगी हम मदद करेंगे। एक मैं पढ़ रहा था डॉक्टर साहब, चीन के जो डॉक्टर थे, जो जाने माने डॉक्टर थे, जिन्होंने इसको लड़ाई में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई और चीन के वुहान को छुटकारा दिलाया, उनका कहना था कि भारत में डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं कोरोना का मरीजों का, जो इस मिशन में लगे हैं, उनको एक बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि कैसे हम इसका इलाज करें, कैसे खुद को बचाएं। तो आपको लग रहा है कि ट्रेनिंग वहाँ पर नहीं हो पा रही है, उस तरह से इनको समझ जो है दिलाने के लिए विश्व स्तर पर होना चाहिए? जी देखिए, ट्रेनिंग की अगर आप बात करेंगे तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, भारत सरकार ने भी अपनी प्रॉपर गाइडलाइंस बनाई हुई है। इंटरनेट पे रेगुलर हम डॉक्टर्स की वेबिनार्स हो रही हैं, हमारे को ट्रेनिंग दी जा रही है। खुद एम्स के जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया कोविड टीम को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और हमारी ट्रेनिंग अच्छी है। उसका ये उदाहरण है कि आज हमारी जो रिकवरी रेट है वो मृत्यु दर से बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ लोग बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं हमारी पॉपुलेशन ओल्ड भी थी, कॉम्प्लिकेशन उनमें कोमॉर्बिडिटीज, डायबिटीज, शुगर, दिल की बीमारियां भी थी, तब भी वो बड़े अच्छे आउटकम के साथ बाहर आ रहे हैं। और जहां तक बात करी जा रही है ट्रेनिंग की, तो चाइना से हमें ट्रेनिंग सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता नहीं अब इसके पीछे चाइना की कौन सी साजिश है
वो शायद गलत ट्रेनिंग देके, गलत पीपीई किट देके या गलत तरह का मैसेज देके, और वो कितना नुकसान करना चाहता है। इस समय चाइना ने अपना ट्रस्ट खो दिया है। विश्व का कोई भी देश चाइना के द्वारा बनाए गए सामान पर, चाइना के द्वारा बनाए गए ट्रेनिंग मॉड्यूल पे आज ट्रस्ट नहीं कर रहा है। बिल्कुल, भारत ने भी जो ऑर्डर दिया था रैपिड किट का, उसको भी कैंसिल कर दिया है। हालांकि इस मामले को लेकर पूरा चीन तिलमिलाया हुआ है, लेकिन हम समझेंगे कि डॉक्टर साहब ने जिन बारीकियों को समझाया, बताया, हमारे साथी दर्शकों को भी वो बातें समझ में आई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वक्त वक्त पर आप टीवी 100 के माध्यम से हमारे दर्शकों को समझाते हैं। खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते ही टीवी 100। नमस्कार।